बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेक स्टेक होल्डर और एक होता है शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर या इक्विटी होल्डर। ये तीनों एक ही बात है। ये तीनों क्या है? एक ही बात है। शेयर होल्डर कह लें, स्टॉक होल्डर कह लें या इक्विटी होल्डर कह लें, ये तीनों क्या हैं? एक ही बात है, जो मर्जी कह लें। लेकिन स्टेक होल्डर अपना शेयर होल्डर वो है जिसका कंपनी में क्या है? शेयर है। शेयर होल्डर किसे कहते हैं? शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर या इक्विटी होल्डर किसे कहते हैं? ये वो लोग हैं जिनका क्या है, किसी भी कंपनी के अंदर क्या है, शेयर है। मेरी बात समझ आ गई? और उनको हम शेयर होल्डर कह सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि जब हम फंड्स को रेज करते हैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो हम किसी भी कंपनी की ऑनरशिप को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो कंपनी की ऑनरशिप को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम शेयर्स कहते हैं। और फिर उन इक्वल पार्ट्स जिन्हें हम शेयर कहते हैं, उनको हम कैश के लिए बेच देते हैं और कंपनी पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि फंड्स आर रेज्ड फॉर द बिजनेस एक्टिविटी by dividing up the ownership of the company into equal parts are called shares, and then these are sold for cash. क्लियर होगी बात आपको? तो ये तो मतलब शेयर होल्डर है, यानी हु होल्ड शेयर्स या स्टॉक्स या इक्विटीज ऑफ आ कंपनी, जो कि किसी कंपनी के शेयर को होल्ड करता है, वो शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है ना जी? स्टेक होल्डर एक इससे मिलती जुलती टर्म है, मिलता जुलता लफ्ज है। स्टेक होल्डर, इन दोनों में मैंने इसलिए लिख के समझाया कि स्टेक होल्डर और स्टॉक होल्डर में फर्क समझिए। स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है। ये क्या है? ये एक वाइडर टर्म है। और स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिनका किसी भी कंपनी में इंटरेस्ट है। समझ रहे हैं? यानी किसी भी कंपनी में अगर इंटरेस्ट हो किसी का, तो वो स्टेक होल्डर बन जाएगा। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों का अब आईसीएमए में एक इंटरेस्ट है, मेरा भी आईसीएमए में एक इंटरेस्ट है, तो हम दोनों क्या बन जाएंगे? स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर कई तरह के होते हैं। मैं स्टेक होल्डर पहले आपको समझा दूं किसे कहते हैं, लेकिन मैंने पहले स्टॉक होल्डर या इक्विटी होल्डर या शेयर होल्डर मैंने समझा दिया। अब स्टेक होल्डर समझाता हूं। तो स्टेक होल्डर हम बुक से देखते हैं, उसने क्या डेफिनेशन दी है स्टेक होल्डर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेक होल्डर्स आर दोज पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ये पर्सन भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जिनका इंटरेस्ट होगा इन द स्ट्रेटजी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, तो समझें कि आप उसके स्टेक होल्डर में आते हैं। अब ये जो स्टेक होल्डर हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी में, तो वो कौन लोग हो सकते हैं? उनकी थ्री ब्रॉड टाइप्स है स्टेक होल्डर्स की। और स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी मौजूद है। ये देखें, जैसे आपको नजर आ रहा है कि स्टेक होल्डर जो है वो तीन तरह के होते हैं, एक इंटरनल स्टेक होल्डर, एक कनेक्टेड स्टेक होल्डर और एक एक्सटर्नल
स्टेक होल्डर, 3 तरह के स्टेक होल्डर होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले है इंटरनल, ये इंटरनल लिखा हुआ है। तो इंटरनल में कौन आता है? उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर कहलाते हैं ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर द एम्प्लॉयज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट जो होती है उन्हें इंटरनल स्टेक होल्डर, क्योंकि एम्प्लॉय का भी इंटरेस्ट होता है ना, और मैनेजमेंट का भी इंटरेस्ट होता है। जिसका किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होगा वो स्टेक होल्डर बन जाएगा, ये ज़हन में रख ले। तो वो कौन है? एक तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज वो इंटरनल है। एक है कनेक्टेड जो स्टेक होल्डर, उनमें शेयर होल्डर भी आ गए। देखें तो शेयर होल्डर जो है वो स्टेक होल्डर का एक पार्ट है, समझ रहे हैं? क्योंकि जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं उनको, उनका इंटरेस्ट है ना, तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर। कस्टमर जो उस कंपनी से चीजें खरीदते हैं उनका भी इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। जो उस कंपनी को रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनका भी इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। और जो बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अकाउंट है बैंक का, कंपनी का बैंक में अकाउंट है, तो उनका भी उसके अंदर इंटरेस्ट है। तो इनका भी इंटरेस्ट है, इनका भी इंटरेस्ट है, इनका भी। तो जिनका भी इंटरेस्ट होता है वो स्टेक होल्डर होते हैं। और ये स्टेक होल्डर चारों तरह के, इनको कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। अच्छा, अब आ जाइए, एक और उसकी टाइप है स्टेक होल्डर की जिसे हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहते हैं। उनमें 3 हैं। एक कम्युनिटी, यानी पूरी सोसाइटी, उनका भी तो है ना कि ये कंपनी उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है। गवर्नमेंट के लिए भी उस कंपनी के साथ इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट को भी, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिलेगा। और जो कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका भी उस कंपनी के साथ एक इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट्स या लॉसेस होने का खदशा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर होते हैं उनमें कम्युनिटी, गवर्नमेंट और प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये सारे कौन हैं? ये सारे यानी कनेक्टेड, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। यानी सब वो लोग हैं जिनका किसी भी कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंटरेस्ट है, उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें एक दो चीजें और समझ लीजिए, वो ये कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें 2 तरह के होते हैं। एक को हम यानी मैं लिख के बता देता हूँ, स्टेक होल्डर्स 2 तरह के होते हैं। एक को हम प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कहते हैं, और दूसरे को हम सेकेंडरी स्टेक होल्डर कहते हैं। जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं जनाब, उनमें इंटरनल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं। यानी इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें इंटरनल प्लस कनेक्टेड आते हैं, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। और जो सेकेंडरी होते हैं उनमें सिर्फ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। और इसमें इंटरनल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आते हैं। इसका मतलब प्राइमरी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें 2 होते हैं, एक इंटरनल, दूसरा कनेक्टेड। और जो सेकेंडरी होते हैं उसमें सिर्फ एक्सटर्नल जो है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये बात समझ गए? ये बातें दोनों समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ इंटरनल प्लस कनेक्टेड, यानी ये दोनों जो हैं इनको प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। और ये जो है इसको हम सेकेंडरी कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इनको प्राइमरी स्टेक होल्डर्स को क्यों कहते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, और सेकेंडरी जो है उनको क्यों कहते हैं? तो ये ज़हन में रखें कि जो जिनका फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ,
वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। यानी जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका उनका प्राइमरी स्टेक होल्डर्स का क्या होता है, दे हैव formal they have formal contractual relationship with the organization। यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है। और वो कौन है? इंटरनल का भी जाहिर सी बात है एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है और कनेक्टेड का भी होता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो सेकेंडरी होती हैं, सेकेंडरी होते हैं उनका कोई नो फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उनको सेकेंडरी कैटेगरी में डाला जाता है। और वो एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल मींस कम्युनिटी के साथ कोई फॉर्मल इनका एग्रीमेंट नहीं है किसी कंपनी का, गवर्नमेंट के साथ और प्रेशर ग्रुप के साथ, लेकिन इंटरनल के साथ और कनेक्टेड के साथ इनको प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। ठीक हो गया? ओके, इससे आगे चलिए। तो इससे आगे है इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेक होल्डर। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेक होल्डर जो है, इन्फ्लुएंस मींस के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, और स्टेक होल्डर देखें कितना बड़ी टर्म है कि उसमें शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, कस्टमर भी आ जाते हैं, सप्लायर्स भी आ जाते हैं, बैंक्स भी आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट भी आ जाती है, एम्प्लॉयज भी आ जाती है, कम्युनिटी भी आ जाती है, गवर्नमेंट भी आ जाती है, अदर प्रेशर ग्रुप्स। तो स्टेक होल्डर इज वेरी वाइडर टर्म, और क्योंकि इन सब का इंटरेस्ट है किसमें? कंपनी में। तो जिसका कंपनी में इंटरेस्ट होगा वो स्टेक होल्डर कहलाएंगे। ये इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो स्टेक होल्डर हैं वो इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर? इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेक होल्डर भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं पावर ऑफ द स्टेक होल्डर। पावर ऑफ द स्टेक होल्डर, ठीक है। इन्फ्लुएंस मींस पावर ऑफ द स्टेक होल्डर। अब इन्फ्लुएंस आपने किसी को करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप या तो कंपनी के अंदर इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी कंपनी की किसी बात को सपोर्ट करके या उसको अपोज करके, ठीक है ना जी, सपोर्ट करके या अपोज करके। ये पावर टू सपोर्ट, पावर ऑफ द स्टेक होल्डर क्या है? दो पावर्स हैं। एक सपोर्ट करने की पावर, आप कंपनी के किसी फैसले को सपोर्ट करते हैं, कंपनी के किसी फैसले को अपोज करते हैं। तो ये दो किस्म की पावर्स हैं किनके पास? स्टेक होल्डर्स के पास। तो स्टेक होल्डर कैन इन्फ्लुएंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस वेज क्या है? तीन तरीके हैं। ये दो तो मैंने भी आपको बताया, सपोर्ट और अपोज। कि आप सपोर्ट करें कंपनी की जो मैनेजमेंट के एक्शंस को, कैसे सपोर्ट करें? स्टेक होल्डर हैं आप उस कंपनी के अंदर, तो आप उनकी मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेशन करें, उनको फंड्स प्रोवाइड करके और उनकी रिक्वेस्ट पे अमल करके आप एक्चुअली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेक होल्डर आप कुछ भी हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट हो सकते हैं, आप कस्टमर हो सकते हैं, आप सप्लायर हो सकते हैं, आप बैंक हो सकते हैं, आप शेयर होल्डर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कम्युनिटी हो सकते हैं। तो आप सपोर्ट करके उस कंपनी की किसी भी एक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं, या उस कंपनी की किसी एक्शन को, उस मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक्शन को आप अपोज कर सकते हैं, नहीं जी हम नहीं मानते और हम इस कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, लिहाजा हमारी बात को सुना जाए। आप बाइकाट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप कोई एक्शन ले सकते हैं, वगैरह वगैरह।
या फिर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि शेयर होल्डर भी होते हैं। स्टेक होल्डर शेयर होल्डर भी तो होते हैं ना, जैसे ये। तो वो शेयर होल्डर के पास बाजुकात पावर होती है डिसीजन करने की, डिसीजन मेकिंग की होती है। कंपनी के जो डिसीजन हो रहे होते हैं उसमें वो वोट भी कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, और उसमें अपनी डिसीजन भी कर सकते हैं। तो वो ये चीजें हो सकती हैं उसके अंदर। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर इसके बाद ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटरनल स्टेक होल्डर जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये किस लिए काम करते हैं, सारा आप इसको देख लीजिएगा। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या करते हैं और एक्सटर्नल और कनेक्टेड क्या करते हैं, इसको आप देखिएगा। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि इसी हवाले से मेंडलो ने ये एक पर्सन है जिसने कंपनी के अंदर पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट दिया है। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये है जी मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। पावर मैंने अभी बताया किसको कहते हैं, इन्फ्लुएंस को कहते हैं। और इन्फ्लुएंस मैंने अभी आपको बताया कि आप सपोर्ट करके कर सकते हैं किसी कंपनी के किसी डिसीजन को, आप अपोज करके कर सकते हैं आपकी पावर है तो, या आप राइटली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और जो भी हम बात कर रहे थे कि मेंडलो ने इस चीज़ को एक मैट्रिक्स के जरिए इस चीज़ को बताया है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने ये, इसको हम कह देते हैं ए, इसको हम कह देते हैं बी, इसको हम कह देते हैं सी, और इसको हम कह देते हैं डी। तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा, इस तरफ हम लिखते हैं इन लेवल ऑफ इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट। तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, या तो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या कम। तो इधर हम लिख देते हैं लो, लो, और इधर हम लिख देते हैं हाई। तो दूसरा लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाई है। अच्छा, इधर हम लिख देते हैं पावर, पावर या इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि पावर या इन्फ्लुएंस क्या होता है, या सपोर्ट करके होता है, या अपोज करके होता है, या खुद डिसीजन मेकिंग में आके होता है। तो वो भी यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसका भी लेवल लिख देते हैं, यानी लेवल ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस। तो या तो हाई हो सकता, या तो इधर हम कर देते हैं, सॉरी, लो, लो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं कि मेंडलोज मेंडलोज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। तो इसमें पावर की बात कर रहे हैं, ये पावर की बात हो गई, ठीक है ना जी, ये पावर की बात होगी। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट की बात होगी। तो दो दो लेवल लिए हुए हैं इंटरेस्ट के भी, और दो लेवल लिए हुए हैं किसके, पावर के। तो इसके अंदर जरा देखें, इंटरेस्ट जो जहां पे लिखा हुआ है हमने, इंटरेस्ट को हमने ऐसे पढ़ना है, यानी कैसे पढ़ना है, कॉलम वाइज। इंटरेस्ट को कॉलम वाइज पढ़ना है, कॉलम वाइज। और जो पावर है, पावर है उसको हमने रो वाइज पढ़ना है, ऐसे। समझ आ गई बात। तो यहां पे देखें, ए कॉलम के अंदर इंटरेस्ट क्या आ रहा है, लो इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहां पर भी क्या लिख देंगे, लो इंटरेस्ट। और इधर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट क्या आ रहा है, हाई, हाई इंटरेस्ट, क्योंकि हम
ये वाला जो है वो कॉलम पढ़ रहे हैं, हाई इंटरेस्ट, और इधर भी क्या आएगा, हाई इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पावर को। तो जब पावर को पढ़ेंगे तो हमें इसको कैसे पढ़ना है, रो वाइज पढ़ना है। तो रो वाइज पढ़ें तो इधर लो ही क्या आ रही है, इस ये वाली जो दो रो है ना, ये दो रो है और ये दो कॉलम है, ठीक है ना जी। तो लो ही यहाँ पे क्या आ रही है, पावर। इधर भी क्या आएगी, लो पावर। ये पहली रो खत्म होगी। दूसरी रो में देखें तो हाई आ रहा है, तो हाई पावर और हाई पावर। अब आपके सामने सिचुएशन क्लियर हो गई कि आप ये आपके पास चार जो है वो पॉइंट्स आ गए। ए पॉइंट, ए के अंदर आपको लो इंटरेस्ट, ए जो इसके अंदर डब्बा जिसे कह लें, तो ए सेक्शन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट भी क्या है, लो है, और पावर भी क्या है, लो है। तो ये ए सेक्शन, इसका मतलब ये कौन से लोग होंगे जो कि नॉर्मली कनेक्टेड होते हैं, नॉर्मली कोई हो सकता है। जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर फोर्स हो सकती है जिनका कोई इतना ज़्यादा कंपनी के अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है और कंपनी के अंदर उनकी इतनी कोई पावर भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये वो लोग, वो स्टेक होल्डर है जो कि जिनका कंपनी में कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है और कंपनी में उनकी इतनी पावर भी नहीं है। अच्छा, बी सेगमेंट के अंदर देखें तो बी के अंदर उनकी इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, उन स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उनको कंपनी के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उनके पास पावर नहीं है, लो पावर है। ये भी कोई स्टेक होल्डर होंगे, ठीक है ना जी। ये कौन होंगे, जैसे इसका मतलब ये है कि ये इनका इंटरेस्ट तो है और लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, लो पावर। लो पावर मीन्स कि इनके पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इनके इम्पॉर्टेंट जो है वो इनके व्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि ये लॉबिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के अंदर, और इसलिए इनको इन्फॉर्म रखना कंपनी की पॉलिसी के बारे में बहुत ज़रूरी है। जैसे कम्युनिटी होती है, इनकी एग्जांपल आप ले लें, कौन, कम्युनिटी, या आप ले लें जैसे चैरिटीज़ होती हैं। चैरिटीज़ का कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसा दे रही होती है ना, तो उनका इंटरेस्ट है लेकिन उनकी इतनी पावर नहीं होती। यानी ये वो लोग हैं जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये कौन होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक हो गया ना। तो इनकी एग्जांपल मैंने कम्युनिटी की दी है और चैरिटी की दी है। ये वो लोग हैं जिनका बहुत उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पावर नहीं है इतनी। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो दी थी मैंने, एक ही मैंने उस कंपनी के अंदर कोई लेबर फोर्स की एग्जांपल दी थी, लेबर फोर्स कॉन्ट्रैक्टर की, जो लेबर फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना जी। यानी किसी कॉन्ट्रैक्टर की, कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर फोर्स इसकी एग्जांपल है। तो ये सप्लायर्स में आ जाएगा, तो ये एक्चुअली कनेक्टेड में आ जाता है, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स के अंदर, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर आ जाइए सी के अंदर। सी के अंदर देखें तो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी आपको नज़र आएगा, सी के अंदर, सी सेगमेंट के अंदर उनकी जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, कंपनी के अंदर इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी सुनी बहुत जाती है कंपनी के अंदर, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिनको बड़ी केयर के साथ रखा जाता है, और ये एक्चुअली तो पैसे भी होते हैं लोग, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी के अंदर, एक्टिव नहीं होते,
और लेकिन इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये किसी भी वक्त इसमें आ सकते हैं, डी के अंदर। डी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये डी वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि क्योंकि की ये वो लोग हैं जो की प्लेयर्स हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी कंपनी के लिए, क्योंकि इनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा और इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये की प्लेयर्स हैं। और ये है कौन? ये एक्चुअली इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के। ये कौन है? ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ हैं, यानी ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग होते हैं, डी वाले की प्लेयर्स यही होते हैं। लेकिन ये जो सी में लोग होते हैं ना, ये किसी भी वक्त डी वाले लोग बन सकते हैं। और ये सी में कौन लोग हैं? जो कि ये शेयर होल्डर होते हैं। ये नॉर्मली लार्ज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। यानी ये आम लोग नहीं, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर होते हैं, यानी इदारे होते हैं जो किसी भी, यानी कोई इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है जिन्होंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और बहुत बड़ी मिकदार में खरीदे हुए हैं। तो इनका जाहिर सी बात है इनकी पावर ज़्यादा होगी फिर कंपनी के अंदर, क्योंकि ये लार्ज शेयर होल्डर हैं। लेकिन चूंकि ये और भी कंपनियों में इन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने और कंपनियों के भी शेयर खरीदे हुए हैं, तो इसलिए इनका किसी एक कंपनी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए इनका इंटरेस्ट लो होता है। लेकिन किसी भी वक्त ये इनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। जब ये इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो ये फिर हाई इंटरेस्ट में आ जाएंगे, हाई पावर तो पहले ही इनके पास है, तो ये की प्लेयर्स बन जाएंगे। इसलिए इनके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा आपको। और फिर डी के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डी के अंदर कौन लोग हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, यानी जिनका इंटरेस्ट भी उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा है, हाई इंटरेस्ट है, और इनकी पास पावर भी सबसे ज़्यादा है। ये कौन लोग हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्चुअली जो है वो इंटरनल जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है ना जी, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं जी, इनको हम इंटरनल स्टेक होल्डर कहते हैं। और इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है भला? मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, यानी ये की प्लेयर्स हैं। तो इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इनके ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है ए वाले, क्यों कंपनी को, क्योंकि ना इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है ना इनका पावर है, तो इनके ऊपर कंपनी को इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इनके ऊपर मिनिमल एफर्ट की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है ये ए सेक्शन वाले। लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, डी वालों के ऊपर। तो ये क्लियर हो गया मेंडलोज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी स्टेक होल्डर्स इन्फ्लुएंस ओवर प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस। देखिए, जो स्टेक होल्डर होते हैं वो बहुत बड़ी टर्म है, मैंने अभी आपको समझाया। यानी जिनका इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी के अंदर, वो इंटरनल स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं, वो कनेक्टेड भी हो सकते हैं, वो जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि और ये जो स्टेक होल्डर है इनका अब हम पढ़ रहे हैं कि इनका क्या पावर होती है किन किन बिजनेसेस के अंदर जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड या प्रॉफिट सीकिंग जो बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर स्टेक होल्डर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी फर्म की या किसी बिजनेस की, तो हम पूछते हैं कि जी इस कंपनी का मकसद क्या है, तो वो लोग जवाब देते हैं कि जी प्रॉफिट अर्न करना। जाहिर सी बात है कि ये प्रॉफिट अर्न करना ही एक मकसद होता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट जो थे ना, सर्ट एंड मार्च, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि ये जो कन्वेंशनल व्यू होता है ना कि फर्म का एक ही मकसद होता है और वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, ये गलत है। यानी इस चीज को इन्होंने कहा कि ये बात कहना, सर्ट एंड मार्च दो इकोनॉमिस्ट ने कन्वेंशनल व्यू मींस ओल्ड व्यू जो था उसको जुटलाया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी एक फर्म का
मकसद सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, तो ऐसा नहीं होता है, सिंगल गोल नहीं होता है किसी फर्म का। और बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव तो लोगों के होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका ना तो एक सिंगल माइंड होता है और ना ही उनका एक सिंगल पर्पस होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक बंदा नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन तो एक कोalition होती है स्टेक होल्डर की, क्योंकि उसमें इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं और कनेक्टेड भी होते हैं। तो आप देखें इन तीनों किस्म के स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें, तो शेयर होल्डर क्या चाहेगा, कस्टमर क्या चाहेंगे बिजनेस से, तो हर स्टेक होल्डर का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा। कम्युनिटी क्या चाहेगी उस बिजनेस फर्म से, गवर्नमेंट क्या चाहेगी, प्रेशर ग्रुप क्या चाहेंगे, कस्टमर क्या चाहेंगे। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक मकसद नहीं हुआ करता, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टेक होल्डर नहीं है, कॉलिशन है, यानी उसमें मजमुआ है, बहुत सारे लोग आपस में मिलकर चल रहे होते हैं और उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो उन इंटरेस्ट को परसू करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। जैसे जैसे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो भी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं। अब देखें तो आपको नजर आएगा कि जब ये 1 2 3 4 तरह के स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, तो क्या उस फर्म का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होंगे या ऑनर होंगे वो कहेंगे हमें प्रॉफिट चाहिए, और वो कहेंगे हमारी कंपनी के अंदर प्रेस्टीज हो और रिस्क ना लिया जाए, ये उनके ऑब्जेक्टिव होंगे। मैनेजमेंट कहेगी कि हमें हमारी सैलरी ज़्यादा दो, हमारा करियर बेहतर होना चाहिए, हमारे वो फर्म के रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। एम्प्लॉय कहेंगे हमारी वेजेस बढ़ा दो, जॉब सिक्योरिटी दो, हमें सेफ वर्किंग कंडीशन दो, हमें प्रमोशन दो। तो ये देखें ना ऑब्जेक्टिव कितने आ रहे हैं। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर यानी कस्टमर जो होंगे वो कहेंगे हमें कम कीमत पे चीज दो। सप्लायर्स और रेगुलेटर्स जो होंगे वो कोशिश करेंगे कि मतलब रेगुलेटर कौन है, गवर्नमेंट होती, तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप माहौल को खराब ना करें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो वगैरह वगैरह। और जो फर्म होगी, वो जो कस्टमर होंगे वो कहेंगे जी हमें जो प्राइसेस कम पे दें। तो हाँ, तो यहां पर कहीं आपको भी एक पर्पस नजर आ रहा है, कोई एक ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है? नहीं। इसलिए उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव ऑब्जेक्टिव्स। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, मैंने भी बताया कि एक बंदे का नाम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तो कोलिशन ऑफ द स्टेक होल्डर ग्रुप्स है। इसलिए सर्ट एंड मार्च, दो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि कोई एक सिंगल गोल भी नहीं हो सकता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। लेकिन इन सर्ट एंड मार्च से पहले जो इकोनॉमिस्ट आए थे उन्होंने कहा था कि फर्म का एक ही गोल होता है, और वो दुनिया में जितनी भी फर्म होती है उनका मकसद होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। यानी ये पुराना व्यू ये था इनके आने से पहले, सर्ट एंड मार्च की इस थ्योरी से पहले। ठीक है ना जी, तो ये क्लियर होगी बात आपको। तो इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जैसे बैंक्स हैं तो उनके कस्टमर्स ये चाहेंगे कि उनके जो एटीएम्स हैं उसके ऊपर जब वो पैसे निकलवाएं तो उसके ऊपर वो बैंक उनसे उनसे ना कोई चार्जेस ना ले। हालांकि ये उनका मकसद है, यानी लेकिन आपको पता है कि एक एटीएम मशीन को खरीदना, फिर उसको मेंटेन रखना, उसको इंस्टॉल करना, फिर उसके ऊपर बाकी जो चीज़ें उसके साथ चलाना, और वो सारी बड़ी कॉस्टली है। और अगर वो उसके ऊपर बैंक जो है चार्ज करता है तो आवाम जो है वो चीखों पुकार शुरू कर देगी, आउट क्राई, फरियादें शुरू कर देगी, जी ये बैंक प्रॉफिट कमा रहा है, कस्टमर को वो नहीं कर रहा, सर्विस नहीं दे रहा। गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट कहेगी जी आप ना लें चार्जेस इनसे एटीएम पे पैसे निकलवाने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो फर्म क्या कर सकती है अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए, कि फिर क्या गवर्नमेंट, फिर फर्म अपने ऑब्जेक्टिव क्या रखे, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अडॉप्ट करने के लिए इन तीन चीजों के ऊपर वो फोकस कर सकती है। पहला ये कि वो क्या करे, अपीज द डोमिनेंट कोलिशन। अपीज कहते हैं कम करना, यानी वो डोमिनेंट जो स्टेक होल्डर उसमें होंगे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डोमिनेंट उनका कोलिशन, यानी वो इत्तेहादी बन जाएंगे आपस में,
उनका रोल कम किया जाए ताकि वो अपने इंटरेस्ट, क्योंकि इनमें से हर एक अपना इंटरेस्ट को वॉच करेगा। स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, ओनर अपना मकसद चाहेंगे, मैनेजमेंट अपना चाहेगी, एम्प्लॉयज अपना चाहेगा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स अपने अपने मकासद को अटेन करने की कोशिश करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इन सब का इंटरेस्ट है इस कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फर्म को चाहिए कि कोई डोमिनेंट कोलिशन ना बनने दे, और दूसरा ये कि वो कोशिश करे कि वो सेटिस्फाई करे जितने भी स्टेक होल्डर ग्रुप्स को कर सकती है। तीसरा ये कि वो लाजमी तौर पर अटेंशन दे हर स्टेक होल्डर ग्रुप को, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। तो सीक्वेंशियल अटेंशन मींस के लाजमी अटेंशन होनी चाहिए। ये है जी सारी चीजें। और आखिरी सेक्शन जो है इसके अंदर वो हम पढ़ रहे हैं 2.4, लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी 2.4 के बाद मैं वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर, फिर हम बाकी कल देखेंगे, यानी यहाँ तक करते हैं, फिर कल हम इसको सुबह करेंगे इसके ऊपर बातचीत, तो सुबह इंशाल्लाह। अच्छा, तो स्टेक होल्डर्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पहले हमने पढ़ा है कि स्टेक होल्डर्स और प्रॉफिट सीकिंग बिजनेसेस में उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। अब पढ़ रहे हैं कि स्टेक होल्डर तो हैं, लेकिन आगे बिजनेस किस किस्म का है, आगे ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, तो वहां पर स्टेक होल्डर क्या करते हैं। यहां पर इतना मसले नहीं है, क्योंकि इधर प्रॉफिट तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए यहां पर किसी को कोई इतनी ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी के अपने कोई इतने खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑनर कोई नहीं है, बल्कि सब एक खास मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना जी। जैसे चैरिटी है, अब चैरिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है, तो इसका मकसद नीडी पीपल की हेल्प करना है, और इसमें कौन लोग हैं, इसमें बेनिफिशरीज इसके स्टेक होल्डर हैं जिनको पैसा मिलना है, और इसमें वॉलंटरी और डोनर्स बड़े इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पैसा देना है। तो इन लोगों को जरा चैरिटी को देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जिनको हमने पैसे देने हैं और कौन लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, इनकी जरा सुन लें और उसके मुताबिक उनको लेके चलें, उनको यानी केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो वॉलंटियर होते हैं, यानी वॉलंटियरली कर रहे होते हैं, रजामंदी से काम कर रहे होते हैं, बगैर किसी पैसे के काम कर रहे होते हैं। और जैसे इसकी एग्जांपल इसने लोकल स्पोर्ट्स क्लब की भी दी हुई है कि वहां पर लोग जो हैं कोई इतने ज्यादा कोई अनपेड वॉलंटियर होते हैं, कोई पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये है जी सारी चीजें। तो इन जनरल वी में डिसर्न 3 एरियाज, डिसर्न का मतलब होता है मालूम करना, कि 3 एरियाज हम मालूम कर सकते हैं जिसमें स्टेक होल्डर अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो क्या क्या है। नंबर 1, यानी सवाल ये है कि स्टेक होल्डर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे, 3 तरह से, कि ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट है ना ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो है वो जो स्कोप ऑफ द स्टेक होल्डर है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उन्हीं को अटेन करना होता है। नंबर 2, स्ट्रेटजीज जो हैं कैन नॉट बी एम्ड एट प्रॉफिटेबिलिटी। वही बात है कि यहां पर जो स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं वो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए नहीं है। और फिर यहां पर तो मकसद ये है कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, एंड्स को अचीव करें, जैसे डूइंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे। बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डिमांड करती हैं कि हमारा जो कंडक्ट है यानी बिहेवियर है वो एथिकली बड़ा हाई होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट स्टाइल एंड प्रैक्टिसेस, के particularly these elements are related to the management of the people are highly likely to be interest of some stakeholder group, के बहुत सारे जो स्टेक होल्डर ग्रुप्स होते हैं उनका ये इंटरेस्ट होता है कि जो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे काम करते हैं, वो उनको देखना चाहते हैं। यहाँ प्रॉफिट नहीं है कुछ। तो ये सारी चीजें होगी।